नमस्कार दोस्तों, PYQ सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के होने वाले एग्ज़ामों के प्रश्नों का हल करवा रहा हूं। तो इसी क्रम में यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता दे। कोमलता शब्द में संज्ञा है। कोमलता शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। दोस्तों यदि आप लोगों को यह मॉडल पेपर चाहिए, टेलीग्राम पे जाके PYQ सॉल्यूशन वाला चैनल सर्च करके वहां से आप सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोमलता शब्द में संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से अलिंग गुणसूत्र रोग है। तो अलिंग गुणसूत्र रोग है कैट क्राई सिंड्रोम। अब इसका नाम कैट क्राई है, बिल्ली से संबंधित लग रहा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये एक अनुवांशिक विकार होता है। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 5 जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसका नंबर 5वां वाला गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा रुक रुक के रोता है, कंटिन्यू उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्ली का बच्चा बोल रहा है। तो इसलिए इसका नाम कैट क्राई सिंड्रोम पड़ गया है। बाकी अगर एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें तो ये भी एक अनुवांशिक विकार ही है और इसमें HGA हार्मोन्स की कमी हो जाती है, होमोजेनेस्टिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह भी एक अनुवांशिक विकार है। इसमें RBC जो होती हैं वो हमारी गोल न बन के अर्धचंद्राकार बनती हैं, आधे चांद की आकार की। तो ये भी एक अनुवांशिक विकार है और ये समझ लीजिए रेड RBC किससे संबंधित ये बीमारी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये तुम्हारे कपड़े हैं। ये तुम्हारे कपड़े, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये, वे, यह, वह जहाँ आ जाए वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके पहले वाला जो हमने सेट किया था उसके दूसरे भाग में यह मेरी माता है ऐसे करके आया था, पर उसमें निश्चयवाचक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो मैंने आपको करवाया था कि निश्चयवाचक होगा, लेकिन इसमें देखिए निश्चयवाचक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान के किन जिलों में लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो राजस्थान में सबसे कम लिटरेसी रेट बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बांसवाड़ा में 69.5 की लिटरेसी रेट है और बांसवाड़ा में 69.48 की लिटरेसी रेट है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान का सबसे साक्षर जिला और सबसे अधिक साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिला भी पूछ सकता है। तो सबसे साक्षर जिला यहाँ का हो जाएगा कोटा, जो कि है लगभग 87%। यहाँ कोटा में 87% लोग साक्षर हैं। और जालौर सबसे कम साक्षर जिला है, तो जालौर में पूछ ले तो जालौर में आप बताएंगे सबसे कम साक्षर जिला है और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर है 54.9%। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष सहायता विभाग का नाम परिवर्तन करके आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया था। तो दोस्तों 2003 में राजस्थान सरकार ने सहायता विभाग का नाम बदला था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, वह बहुत मोटा हो गया है, लगता है बहुत खाता है। लगता है, यहाँ इसने संभावना व्यक्त की है, उसको पता नहीं है और संभावना व्यक्त की है। तो संभावना देख लेते कहाँ, यहाँ पे संभावना एक जगह ही है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया हो जाएगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में विधेयक कोष की राशि को कितना बढ़ाकर कितना किया था। तो इन्होंने कोष राशि को 2.5 करोड़ से 5 करोड़ किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यदि बी अकेले है काम 6 दिन में कर लेता है,
तो हमें दोस्तों बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। यहाँ केवल बी का काम दिया है कि बी कितने दिनों में काम कर लेता है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों बेस देखा जाता है कि बेस किसको बनाया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है, यानी बी ए से दुगना काम करता है। और आगे कह रहा है जो सी से 3 गुना कुशल है, यानी बी की ही बात हो रही है यहाँ पे। बी को यहाँ आधार मान लिया इन्होंने। बी से ए आधा कुशल है और जो बी है बी से सी 3 गुना कम कुशल है। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको पेज में करना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पेज में कर लेते हैं। कह रहा है कि बी को इन्होंने बेस मान लिया है। कह रहा है बी से आधा कुशल है ए, तो बी को हम मान लेते हैं कि बी की कुशलता है एक्स, तो ए की कुशलता कितनी हो जाएगी, ए की कुशलता हो जाएगी एक्स का आधा। और आगे कह रहा है कि जो सी है, सी 3 गुना कम कुशल है बी से, या बी की कुशलता 3 गुना है सी से, तो यानी सी की कुशलता हो जाएगी x/3। अब इन्होंने कहा है कि जो कार्य है उसको बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी 6 दिन में कर लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा, ए की कुशलता आधी है बी से, तो बी दुगना, बी का जो समय है काम करने का ए उससे दुगना समय लेगा, तो 6 में गुणा 2 का कर देंगे तो 12 बन जाएगा, यानी 12 दिनों में जो काम बी 6 दिन में करता है ए वही काम 12 दिन में करेगा। और इसी तरह कह रहा है कि जो सी है, सी की कुशलता 3 गुना कम है, तो सी 3 गुना समय लेगा बी से, तो बी का समय है 6, तो सी का समय हो जाएगा 3 गुना, 36 का 18 दिन हो जाएगा। तो इनका अनुपात हमारे पास आ चुका है। ए बी सी के काम का अनुपात है 6, 12 और 18। तो यदि 12, 6, 18 है, तो यदि हम इनका लासा निकाल लें तो हमें यूनिट मिल जाएगी, कितना यूनिट काम है। तो लासा निकालते हैं, 12, 6, 18। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको लासा निकालना तो आता ही होगा। 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, फिर 2 से भाग कर देंगे तो 6 की जगह बचेगा 3, 3 की जगह 3 ही रहेगा, 9 की जगह 9 ही रहेगा। अब 3 से भाग कर देंगे तो 3 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 1, 9 की जगह 3। अब फिर 3 से भाग कर देंगे तो सब जगह 1 1 ही आ जाएगा और हमारा लासा निकल जाएगा। ऊपर से गुणा करना शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। तो हमारे पास दोस्तों कुल यूनिट आ गई काम की 36 यूनिट है। अब इसको बिगाड़ के दोबारा करते हैं। हमारे पास काम की यूनिट है 36, तो कह रहा है जो 36 यूनिट है इसको जो ए है वो करता है 12 दिनों में, तो 12 एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। बी कितने दिन में करता है, बी 36 यूनिट काम को 6 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में बी करेगा 6 यूनिट काम। और सी कह रहा है कि जो 36 दिन का समय है इसको 18 दिनों में करता है, 36 यूनिट काम है इसको 18 दिनों में करता है, तो ये एक दिन में 2 यूनिट काम ही कर पाएगा। तो अगर ए बी सी तीनों का एक दिन का काम निकालें तो इन यूनिट को जोड़ देंगे, ए 3 करता है, बी 6 करता है और सी करता है 2, तो 3 6 9, 9 2 11, तो ए बी सी मिलकर तीनों लोग एक दिन में काम करेंगे 11 यूनिट का। और हमें टोटल कितने यूनिट काम करना है, हमें टोटल करना है 36 यूनिट काम, तो 36 में 11 का भाग दे देंगे, 36/11। जब भाग देंगे तो 11 से ये जाएगा 3 बार में, 11 3 33, दशमलव में बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, तो इसमें 0 लगा लेंगे और यहाँ 3 में दशमलव लगा लेंगे। फिर 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 जाएगा, 3.2 लिख लेंगे। दोस्तों ये 0.2 लग गए, यही दशमलव रहेगा। यहाँ 30 को हम 11 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ 2 रख लेंगे और इसमें बच जाएगा हमारे पास 8। 30 में 22 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, तो 11 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 11 7 77, तो 3.27 दिन आ जाएगा हमारे पास। यही तो पूछ रहा था प्रश्न में, 3.27। प्रश्न में पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, तो तीनों मिलकर 3.27 बी नंबर,
तीनों मिलकर 3.27 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है ए, बी और सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 का था तो लाभ में ए का हिस्सा हमें दोस्तों निकालना है। कुल जो 3 लोग हैं ए बी सी, इन्होंने 50,000 रुपये मिलाया है। 50,000 रुपये मिला के इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया है और बी ने सी से तुलना में 6,000 अधिक, बी ने 6,000 अधिक दिया है और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया। तो यहाँ दोस्तों हम सी को बेस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सी जो है, सी ने राशि दी है, एक्स लगाई है, फिर बी ने कितनी लगाई है, बी को कह रहा है कि बी सी की तुलना में 6,000 अधिक लगाता है, तो एक्स प्लस 6,000 रुपये बी ने लगाया होगा। दोस्तों यहाँ 0 नहीं बन पा रहा है, 6,000 है, ठीक है। इसी तरह ए कह रहा, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया है, तो ए की राशि कितनी हो जाएगी, ए ने कितने रुपए लगाए हैं, ए ने लगाए बी की तुलना में 2,000, तो ए ने लगाए एक्स प्लस 6, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, एक्स प्लस 8,000। तो तीनों की अमाउंट हमें पता चल गई। अब इसका औसत निकाल लेते हैं। अगर औसत पता चल जाएगा तो फिर इस 10,000 से हम उस औसत के बराबर राशि निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए को कितना लाभ मिला। तो इसको पेज में हल करते हैं। हमें ए बी सी का औसत निकालना है, ए बी और सी का औसत निकालना है। तो सी ने तो एक्स अमाउंट लगाई है, बी ने लगाई है एक्स प्लस 6,000, यहाँ मैं 6 के लिखे दे रहा हूँ 6 को, और ए ने लगाई है एक्स प्लस 8 के। 8 के मतलब 8,000 होता है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ औसत निकालने के लिए हम एक्स जोड़ लेते हैं और अमाउंट को भी जोड़ लेंगे। ये मतलब ये तीनों अमाउंट 50,000 के बराबर हैं। 1 2 3, यहाँ 3 एक्स आ जाएंगे प्लस के, 3 एक्स बराबर 50,000। तो अगर 14,000 को 50,000 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x, और 50,000 में 14,000 को घटा देंगे, क्योंकि ये 14,000 जब 50,000 की तरफ पक्षांतर होएगा तो ये माइनस का आ जाएगा। 50,000 में 14,000 माइनस जाएंगे तो 36,000 बचेगा। और 3x का अगर x को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 36,000 बटे 3। तो 3 से 36,000 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर दोस्तों आ गया हमारे पास 12,000। x बराबर है 12,000 रुपये। तो यानी सी ने जो अमाउंट लगाई है वो है 12,000 रुपये, और बी ने जो अमाउंट लगाई है वो 12 प्लस एक्स प्लस 6 लगाई थी, तो 12 6 18,000 रुपये हो जाएगी। और जो ए ने अमाउंट लगाई है वो एक्स प्लस 8 लगाई थी, तो 12 8 20,000 हो जाएगी। तो इनका औसत हमें बनाना, देखिए 3 0 तो सभी के कट जाएंगे। यहाँ दोस्तों 18,000 है बी में, तो 12 18 20 बचेगा, इनमें 2 का भाग कर दिया जाएगा तो ये बचेगा 6 9 और 10। तो यही इनका एवरेज बन जाएगा, यानी सी को 6 के अनुपात में लाभ मिलेगा, बी को 9 के अनुपात में और ए को 10 के अनुपात में। इनका टोटल हो जाएगा 6 9 15 15 10 25 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें लाभ हुआ है 10,000 का, कुल अनुपात है हमारे पास 25, तो 25 से भाग कर देंगे तो 1 अनुपात आ जाएगा। और क्योंकि हमें ए को 10 के अनुपात में लाभ देना है तो 10 का गुणा कर देंगे। अब इसमें 25 से भाग करेंगे 10,000 से, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ऊपर बचेगा 400 और गुणे 10, तो ए का लाभ हो जाएगा दोस्तों 4,000 रुपये। देखते हैं 4,000 का ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में 4,000 है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर है डी 4,000। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
लेस्ट मीन्स होता है नहीं तो इसका मतलब होगा कि तुम मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसको निगेटिव में बदलना है दोस्तों। निगेटिव में बदलते समय हमेशा याद रखना है कि जो भाव होता है, सेंटेंस का भाव होता है, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ उसको बताने का, रखने का तरीका बदल जाता है, भाव नहीं बदलता। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। कह रहा वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम फेल ना हो। नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन देख लेते हैं। इन है, इन आएगा नहीं क्योंकि अफ्रेड इन कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं। आगे आता एट, बी में, ऑप्शन बी में आ रहा है एट। अफ्रेड एट, ये भी ऐसा भी कोई प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं है। अफ्रेड फोर हो सकता है ये किसी चीज़ की चिंता के लिए होता है। अफ्रेड फोर का मतलब होता है किसी चीज़ की चिंता, और अफ्रेड ऑफ होता है किसी चीज़ का डर। यहाँ दोस्तों डर और चिंता में अंतर है, थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ वही है कि अगर किसी की जॉब जाएगी तो उसे चिंता तो होगी, पर चिंता से ज़्यादा डर रहेगा। तो इसीलिए अभी मतलब गई नहीं, उसे डर है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑफ ही लगेगा। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान और मीरा मंगल आदि ख्याल किस ख्याल लोक नाट्य से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों कूचिया मानी ख्याल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए इनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 हो गया। प्रश्न नंबर 40 करते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न कह रहा दोस्तों नानजी पटेल व ठाकरी पटेल का संबंध किस आंदोलन से? तो इनका दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन से है, जो लगभग 44 वर्षों तक चला था और 3 चरणों में चला था। इसमें 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, जिनके विरोध में किस दल के किसान थे? धाकड़ जाति के किसानों ने विरोध किया था, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों कह रहा है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। यानी कह रहा 39 कैंडियां, उसमें 4 अनुपात ए को दे दी गई हैं, बाकी जो बच्चे 9 अनुपात वो बी को दे दिया गया है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली, मतलब बी को कितनी कैंडी मिली, ए की कैंडी निकाल के यदि हम 39 से घटा देंगे तो बी की कैंडी आ जाएंगी। तो दोस्तों यहीं कर लेते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में कैंडियां बांटी गई हैं ए और बी को। तो दोस्तों हम डायरेक्ट बी का ही निकाल लें क्या अनुपात, जल्दी भी हो जाएगा। तो 39 कैंडियां हैं, तो इनका टोटल अनुपात बनेगा 4:9 13 बनेगा। 13 से ये, और हमें निकालना बी का अनुपात, निकाल दो, बी का अनुपात है 9। तो 13 3 39, 3 बार में ये चला जाएगा और बचेगा 9। तो 9 3 27 जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ बी में 15 है, डी में 33 है और सी में है 27। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण किस वर्ष में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आप सभी जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया था, जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन समाप्त कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। तो 1919 होगा नहीं, इसका 1919 होगा नहीं, 1925 होगा नहीं क्योंकि 1925 से पहले ही ये आंदोलन बंद हो गया था, 1932 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही बचा 1921। तो मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उससे बना हुआ है। तो जो 17 का प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए है, ये है पुराना। ये पूरा से बना हुआ है, पूरा यानी पुरातन या प्राचीन।
ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बी नंबर कश्मीरी यही सही हो जाएगा, क्योंकि कश्मीरी कश्मीर नामक संज्ञा से बनी हुई है। कश्मीर नामक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भला किससे बना हुआ है? भला भल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छा या बुरा होता है, शुभ होता है। और देशी देश से बना हुआ है। देश व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीनों गलत हो गए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो दोस्तों विदेशी मूल के शब्द देखना, मकान और दरवाजा, ये कोई देशी नहीं है। इसमें कपड़ा, कपड़ा जो शब्द है दोस्तों ये देशी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो नहीं सकता। मिठाई और हलवा, इनमें ये दोनों देशी हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। स्याही और पुस्तक, पुस्तक देखिए तत्सम शब्द है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा दोस्तों, पय धन आदि, पयादि पय आदि शब्द में संधि है। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि होगी। पयः धन आदि शब्द से ये मिलकर बना हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विसर्ग होगा ये बताना है, तो इसमें देखिए बनेगा ये, एक मिनट, ये बन जाएगा दोस्तों पयः धन आदि, एक मिनट आगे लिख लेते, पयः धन आदि। तो इसमें दोस्तों आपने विसर्ग के बाद आ रहा है, तो आपने रूल पढ़ा होगा, नियम पढ़ा होगा विसर्ग संधि का, कि यदि विसर्ग के बाद आ ई उ छा और रा में से कोई व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग का लोप होके ये बन गया है पयादि। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मन उच्छेद, ये भी दोस्तों विसर्ग का ही है, इसका ये नंबर सही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसा अभी मैंने और प्रश्न नंबर 19 में बताया है। तो मना धन उच्छेद सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिटरमाइनर। तो टुमारो आई एम गोइंग आउट विथ फ्रेंड ऑफ माइन, कल मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जब भी फ्यूचर की बात होती है लेकिन निश्चित कोई समय बता दिया जाए, कोई निश्चित काम बता दिया जाए, तो उसके लिए फिर हम प्रेजेंट का टेंस ही यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें आई एम गोइंग लिखा हुआ, आई विल गो नहीं लिखा हुआ, आई विल बी गो नहीं है। तो इसमें देखते हैं डिटरमाइनर देख लेते हैं। मच, मच होगा नहीं मच, क्योंकि मात्रा बताता है। मच का मतलब होता है अधिक, यानी मात्रा में अधिक। लिटिल होगा नहीं, लिटिल भी मात्रा ही बताता है। ये सब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, जो मात्रा बताते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। तो मच लिटिल होगा नहीं। सम हो सकता है, सम क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो इसके फ्रेंड है वो काउंटेबल हैं, तो मच सही हो जाएगा। एवरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ सेंस ही नहीं बन रहा है एवरी का, कह रहा टुमारो आई एम गोइंग आउट विथ, अगर एवरी फ्रेंड लगा देंगे तो क्या प्रत्येक फ्रेंड के साथ तो कल जाएगा, एक व्यक्ति कितने फ्रेंडों के साथ जाएगा, तो इसलिए एवरी नहीं हो सकता। ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सम लगेगा यहाँ के। तो प्रश्न ये सेंटेंस बन जाएगा, टुमारो आई एम गोइंग आउट विथ सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ कल बाहर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से इस विकल्प में कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। दोस्तों जो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होते हैं और कर्तृवाचक जो भी हो, तो इनमें ये कर्ता से बने होते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं। पढ़ाकू का अर्थ निकल रहा है पढ़ने वाला, और सूंघनी का अर्थ निकल रहा है सूंघनी। सूंघनी मतलब जो जिसको लोग सूंघते हो, तो ये तो कर्ता का कोई सेंस दे ही नहीं रहा। लड़ाई, लड़ाई ये तो कर्ता का सेंस नहीं है, तो क्रिया का ही सेंस दे रहा है, ये कर्ता का दे रहा। पढ़ाकू, तो पढ़ाकू बिल्कुल सही हो जाएगा। बेलन दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का सेंस दे रहा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंस दे नहीं रहा। तो यहाँ पे डी, बी और सी ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पढ़ाकू। पढ़ाकू कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु
प्रकृति में सहज स्थिति में पाई जाती। सहज स्थिति में तो सोना चांदी पाया जाता है। अच्छा, सोना चांदी इसमें दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप सोडियम और तांबा को तो हटा ही दो। सोना चांदी में सोना सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में पाया जाता है। सोना लगभग 99% शुद्ध रूप में पाया जाता है, और चांदी के आपने अयस्क भी पढ़े होंगे, चांदी अशुद्ध रूप में पाया जाता है। तो इसलिए सोना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे का प्रश्न ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको दिख ना रहा हो। पूछ रहा त्वचा है घनाकार एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम, स्तरित सल्की एपिथीलियम या समान सल्की एपिथीलियम। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारी जो त्वचा होती है वो स्तर में होती है, लेयर बाय लेयर होती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी त्वचा 3 लेयर में होती है। आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में। तो वो हमारी त्वचा की परतें ही होती हैं। जो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपरी परत होती है, डर्मिस मध्य की परत होती है, सबसे निचली परत होती है हाइपोडर्मिस। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निषेध शब्द में उपसर्ग व संधि कौन सी है? उपसर्ग रहा होगा नी, और शब्द रहा होगा सेद। एक मिनट, ये वाला नहीं, सेद। तो ई से जब सा का मेल हुआ होता है तो ये जो सपेरा वाला सा होता है ये षटकोण वाला सा बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नी उपसर्ग है और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों मुच्छैल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? मुच्छैल में मूछ, मूछ सही होगा। एक ये है मूछ, एक ये है मूछ। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मुच्छैल। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुराभिसंधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए वो वाक्यांश, अंश के लिए जो एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा भग्नावशेष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है तुम जहां चाहे वहां चलने को तैयार हूँ, ये गलत हो। तुम जहां चाहो वहां चलने को तैयार हूँ, चाहो होना चाहिए, तो यहाँ पे चाहे गलत है, चाहे गलत है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, ऑप्शन बी में कह रहा सौंदर्यता कभी कम न होगी। उसकी सुंदरता कभी कम न होगी, तो यहाँ पे सुंदरता भी गलत है, सौंदर्यता गलत है, सुंदरता होना चाहिए, क्योंकि सौंदर्यता तो भाव का भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आ रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, अंत में दुश्मन मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। दोस्तों यहाँ पे दौड़ खड़ा हुआ गलत हो जाएगा, भाग खड़ा हुआ सही होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन डी, अभी भी होश ठिकाने आए या नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में करण कारक संबंधी अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में करण कारक संबंधी अशुद्धि है। कह रहा वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह बस के साथ कैसे यात्रा करेगा? वह बस में यात्रा कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो यहाँ ऑप्शन ए में गलत है, नरक नहीं होता, नरक होता है, नरक होता है। ऑप्शन बी गलत है दोस्तों, टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, टिप्पणी, टिप्पणी होता है। अनुषंगिक, अनुषंगिक भी दोस्तों गलत है। अच्छा आनुषंगिक है, आनुषंगिक दोस्तों सही हो जाएगा। और समुज्ज्वल, समुज्ज्वल भी सही हो जाएगा। सी 31 का सी अनुषंगिक सही है दोस्तों, समुज्ज्वल भी सही है। ऑप्शन सी दोस्तों लगा देते हैं, क्योंकि आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है। समुज्ज्वल भी वैसे सही है, समुज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा स्पर्धा, तो सही है। कौतूहल, कौतूहल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्योंकि कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, वर्ष 2023 में गहलोत सरकार द्वारा नए संभाग और जिले बनाने के लिए किस ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो वो ब्यूरोक्रेट थे रामलू भाया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामलू भाया। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। किसी पर अन्न, हाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, किसी पर अन्न का दोष मढ़ देना। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? एंडोर्स पृष्ठांकन बिल्कुल सही है, फिक्सेशन स्थिरीकरण सही है, एक्सक्वायर एक्सचेकर मतलब पता नहीं एक्सचेंज होता है विनिमय, तो ऑप्शन सी ही हमारा गलत है, यानी यही हमारे 35 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक्सचेंज मीन्स होता है विनिमय, एक्सचेकर मीन्स क्या होता है? एक्सचेकर मीन्स होता है राजकोष। 36 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो ये दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा, उनमें पद नाम यूज किया जाता है और कार्यालय का नाम यूज किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले का नाम भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक चीज दोस्तों इनमें से ये भी पूछता है, कौन सा पत्र उत्तम शैली में लिखा जाता है और कौन सा पत्र मध्यम शैली में लिखा जाता है या अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो यहाँ पे पुरुष पूछ ले अगर, तो आप जो बताएंगे, जो ये अपना अर्ध सरकारी पत्र होता है, केवल यही पत्र है जो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, बाकी सारे जो पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें अर्ध सरकारी पत्र में जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने लिए मैं का उपयोग करता है, और मैं आप जानते हैं हम, मैं और हम, ये सब उत्तम पुरुष हैं। तो यहाँ पे अगर पुरुष पूछ ले तो सिर्फ अर्ध सरकारी पत्र होता है जो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, बाकी सब अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। इसमें कह रहा है, डिस्पैरिटी का अर्थ है। डिस्पैरिटी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्पैरिटी का अर्थ होगा असमानता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो इसमें दोस्तों 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को किस नाम से जाना जाता है? तो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को निमोनिक्स कोड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा, नेपाल से लाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो IBM 1401 आया था नेपाल से। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, A 8 दिन में एक काम कर सकता है, जबकि B उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, C वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं? तीनों लोगों का काम दिया हुआ है, यहाँ पे C का पता करना है। A तो 8 दिन में कर लेगा, B 12 दिन में कर लेगा अकेले, लेकिन C कितने दिनों में करेगा? तो चलिए यही निकालते हैं। इसको दोस्तों करते हैं पेपर में। सबसे पहले हमें C कितने दिनों में काम कर रहा है यही निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि A तो 8 दिन में कर रहा है, A बराबर एक मिनट, A बराबर 8, मतलब A 8 दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में B काम कर रहा है, और C क्योंकि पता नहीं तो X मान लेते हैं कि C जो है इस काम को X दिनों में कर लेगा, और तीनों मिलके 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो इनका अनुपात बना लेते हैं। A 8 दिनों में काम कर रहा है, B 12 दिनों में काम कर रहा है, प्लस C X दिनों में काम कर रहा है, और तीनों मिलके 3 दिनों में काम कर लेते हैं। तो इन तीनों का एक एक दिन का कार्य रखें तभी हम कर पाएंगे। तो A का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/8, B का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12, C का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, और तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/3। इसको जब हम हल करेंगे 1/8 प्लस 1/12 का हम LCM लेके, 8/12 का LCM आएगा 24, तो 24 में 8 का भाग करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ 3 रख लेते हैं,
प्लस 12 में जब 24 में 12 का भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 रख लेते हैं और इस 1/x का पक्षांतर कर देते हैं और 1/3 का भी कर लेते हैं पक्षांतर, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 1/3 और ये माइनस का 1/x दाएं साइड आ जाएगा। ये 3 और 2 जुड़ के 5 बन जाएगा, तो बनेगा हमारा 5/, 1 मिनट दोस्तों कलर चेंज हो गया, ये बनेगा हमारा 5/24 माइनस है हमारे पास है 1/3 बराबर में है माइनस का 1/x। तो जब हम 5/24 का इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, 5/24 माइनस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24, क्योंकि 24 का 24 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस 3 का भाग करेंगे 24 में 3 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, 8 24 और 8 का गुणा 1 से कर देंगे तो 8 ही हो जाएगा, बराबर में हमारे पास माइनस का 1/x है ही। तो 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा और नीचे 24 है, बराबर माइनस का 1/x रहेगा। अगर हम 3/24 में 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का रहेगा और 3/24, 3/24 बराबर में हमारे पास माइनस का 1/x है ही, तो माइनस से माइनस को काट देंगे तो हमारा, और इनको कर लेंगे पक्षांतर, पक्षांतर कर लेंगे तो x आ जाएगा इधर, इधर लिख लेते, x आ जाएगा हमारा बाएं साइड और 8 चला जाएगा हमारा दाएं साइड, तो x बराबर हमारा आया 8, यानी जो c है वो 8 दिनों में काम पूरा कर पाएगा। तो ऑप्शन ए में 8 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। हमें दोस्तों यह ज्ञात करना है कि बी कितने महीनों बाद शामिल हुआ था, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कितने महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है, देखते हैं इसको हम दोस्तों पेज में कर लेते हैं। साझेदारी के जो प्रश्न होते हैं वो अनुपात बनाकर निकाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पहले से अनुपात दे दिया है तो हम इसमें अमाउंट और टाइम रख लेते हैं और अनुपात को बराबर में रख देते हैं उसके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा ए जो है वो उसने 75,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितने दिनों के लिए, ये तो पूरा 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए हैं। बी हमारा जो है वो कुछ महीनों बाद आता है, अब वो कुछ महीने कितने हमें नहीं पता, आके 37,500 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितने महीने, तो महीने मान लेते हैं कि x महीने बाद आता है। अब क्योंकि इनका अनुपात दिया हो पहले तो इनका अनुपात रख लेते हैं, 3:1 है। अब इसको हमें करना है हल, तो सबसे पहले इन दो जीरो को इन दो जीरो से काट लेते हैं। अब 375 को 375 से काटते हैं, एक बार में जाएगा और ये 750 2 बार में जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ऊपर 2 गुणे 12 बटे 1 गुणे x बराबर में है 3/1। अब इनको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 चला जाएगा इनके पास और x चला जाएगा 3 के पास, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर, यहाँ 2 है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो जब हम 3 को पक्षांतर करेंगे 24 तरफ तो हमारा आ जाएगा x बराबर 24/3, जो कि x का आंसर आ जाएगा 8, यानी वो जो है 8 महीनों के बाद आया है। क्वेश्चन में देखते हैं 8 क्या है, यानी वो सिर्फ 8 महीनों के लिए आया है, मतलब 8 महीने उसने पैसे इन्वेस्ट करके रखे। बी जो है, बी ने 8 महीने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद आया, तो क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, वो 8 महीने इन्वेस्ट किया यानी 4 महीने बाद आया होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए
सही हो गया। 4 महीने बाद आया, 8 महीने बचे, 8 महीने तक इन्वेस्टर रहा, उसका 37,500 रुपये। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में ₹40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो इसने खरीदा 600 रुपये में, और जो ट्रांसपोर्ट या उस जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट, अगर उसमें हमने कुछ खर्च किया तो उसकी कॉस्ट उसी में जोड़ देते हैं। जैसे 600 रुपये का कपड़ा खरीद के 40 रुपये उसकी सिलाई में दे दिए हैं, तो ये सिलाई भी कपड़े की कॉस्ट में ही शामिल हो जाएगी। तो कपड़ा हमें कितने का पड़ा? कपड़ा हमें पड़ा 640 रुपये का। चलिए इसको हल करते हैं। 600 में 40 रुपये हम जोड़ लेंगे तो हमारा कपड़ा पड़ेगा 640 रुपये का। अब इस 640 में हमें चाहिए 12.5% लाभ, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए 640 का निकाल लेते हैं 12.5%। तो 12 दशमलव दोस्तों नहीं रखते, इसको सीधे 125 करते हैं। नीचे जो 100 लगाने वाले थे उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये दशमलव हटाया, 2 के बाद वाला दशमलव हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, तो एक ही बात हो गई। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। इसको काटते हैं हम 25 से। 25 से ये 5 बार में जाएगा और 25 से ये 4 बार में जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एक मिनट दोस्तों, हमारे पास बनेगा 64 भागे 4 गुणे 5। तो 64 से 4 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 एक कम 4, हासिल आ गई 2, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 16, 16 गुणे 5, तो हमारे पास 5 छक्का 30, जीरो रख दिया, हासिल आ गई 3, 5 से कम 5, 5 3 8, हमारे पास आएगा 80 रुपये। यानी 640 में पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा 12.5% का लाभ के लिए इसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। 640 तो हमारी कॉस्ट हो गई, 80 रुपये और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 720 रुपये का। 720 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैथ वाले प्रश्नों को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए वीडियो लंबी हुई जा रही है। अगला प्रश्न है मृषा शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मृषा शब्द इच्छा का पर्यायवाची है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ तारक और खद्योत का यहाँ तो होता प्रकाश, प्रकाश वाला या प्रकाश देने वाला इसका मतलब होता है, तो यहाँ तो समान है। सरसी सर मतलब इनका सरोवर या तालाब होता है। शमशीर और मनुग्य, शमशीर मीन्स होता है तलवार और मनुग्य मीन्स होता है मनोरम, अच्छा मनोरम ऐसे कुछ होता है, तो इनका सी ही सही हो जाएगा। यही दोनों अलग है, बाकी सुगा कीर का आप जानते तोता होता है। अपेक्षा शब्द का सही विलोम होगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 47 नंबर कह रहा है आलोक शब्द का सही विलोम, आलोक मीन्स होता है प्रकाश, तो प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला ऊँट बचाओ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है। ये तो आपको बताता खातीवारा जैसलमेर में बनाया गया है। ये पहले वाले सॉल्यूशन में भी ये आपको बताया था मैंने। अगला प्रश्न है हाल ही में इंटेक की 150 भू विरासत सूची में किस स्थल को शामिल किया गया है। तो मिसरौली झालवाड़ों को शामिल किया गया है इस सूची में। अगला है ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 440 रुपये हो। हमें दोस्तों परसेंटेज ज्ञात करना है, तो परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम। कितना है 1000 रुपये का 5 वर्ष का कितना है 440 रुपये। तो दोस्तों कह रहा है कि एक वर्ष का जो 1000 रुपये है उसमें हमें ब्याज दर पता नहीं, तो ब्याज दर को एक्स मान लेंगे बटे 100। 5 वर्ष का ब्याज दर है, कह रहा 5 वर्ष का ब्याज दर कितना 440 रुपये। तो यहाँ सिर्फ एक्स को बाएं साइड रखेंगे, बाकी सारी संख्याएं दाएं साइड पक्षांतर कर देंगे। लेकिन पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 10 गुणे एक्स गुणे 5। तो यहाँ सिर्फ एक्स रहने देंगे, जो 10 है और 5 है इसको पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये गुणे में है तो ये दाएं साइड आ जाएगा बटे में 10 गुणे 5। तो देखिए यहाँ
10 के जीरो से ये जीरो कट गया, बचा ऊपर 44/5। तो 44 से ये जाएगा 5×9 = 40, 8 बार में जाएगा, 5×9 = 40, बचा 4। 4 यहाँ 8 में दशमलव लगा देंगे और 4 में भी जीरो लगा दिया तो बचेगा, फिर से हो जाएगा 5×9 = 40। तो 8.8% ब्याज दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.8। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। किताब का जो विक्रय मूल्य है वो 3 के अनुपात में है और जो क्रय मूल्य है वो 4 के अनुपात में है। तो इन अनुपात को हम मान लेते हैं रुपए। मान लीजिए कोई चीज़ हमने 3 रुपए की बेची है और 4 रुपए की खरीदी, तो हमें लॉस कितना हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया, 1 रुपए की हानि हो गई। तो जो ये 1 रुपए है ये 4 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये 25% है। तो सीधे लगा देंगे, सीधा हम लगा देंगे ऑप्शन डी में, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। 52 नंबर कह रहा 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की जाती है, की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। 14% छूट देने के बाद 215 रुपए है, यानी अगर हम बिक्री मूल्य को, मतलब बिक्री मूल्य हमारा 14% कम है 100% से, तो हमें पूरा 100% निकालना है। तो 100 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 86, यानी 215 है 86% के बराबर। 215 हमारा 86% के बराबर है। 215, 1 मिनट, 215 है 86% के बराबर। इसको करना है 100%, ठीक है। इसको 100% करना है तो 215, 86 को 2 से भाग देते हैं तो ये बनेगा 4, 3, 43, और ये इसमें 100 में भी 2 का भाग दे दिए तो बन गया 50। अब 43 से ये 215 3 बार में चला जाएगा, 4 3 बार में नहीं जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 5 बार में जाएगा, 5 बार में। ये आप सोच रहे होंगे मैं 4 का पहाड़ा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा, मतलब 40 का पहाड़ा 200 आएगा, और 3 का अलग से पढ़ लेंगे तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा। तो 200 + 15 215 हो जाएगा 43 का। ये सरल करना होता है, मतलब ये मैं आपको नहीं बता दूं क्या, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं फिर बताता हूँ। तो ये चला गया आपको 5 बार में, इधर 50 से 5 × 5 = 25 हो जाएगा, तो 250 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 250 रुपये, यानी 250 रुपये का खिलौना का अंकित मूल्य 250 रुपये, उसमें 14% छूट दे दी गई और 215 में बेच दिया गया। अब ये मतलब कैसे हल करते हैं मैं ये बता दे रहा हूँ आपको सरल करके। मान लीजिए कि हमारे पास है 215 ऊपर था, नीचे था 43। अब हमें 43 का पहाड़ा तो आता नहीं है, हमें 40 का आसानी से आ जाए, क्योंकि जीरो को इग्नोर करके हम 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनको हमने 40 और +3 में डिवाइड कर लिया, ऊपर वाले को हमने कर लिया 200 और 15 में डिवाइड कर लिया। तो देखिए 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 5 = 20 होता है और 40 × 5 = 200 होता है। तो ये हमने अंदाजा लगा लिया इसका, ठीक है। और इधर 3 × 5 = 15 होता है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि 43 × 5 = 215 हो जाए, क्योंकि 200 + 15 जोड़ के 215 ही होता है। ऐसे को सरल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा 52 नंबर का सी हो गया था। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार मीटर सेकंड में बदलना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 का गुणा करेंगे, और जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो हम 18/5 का गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 45 किलोमीटर दिया हुआ, इसको हम 5/18 से भाग कर लेते हैं। तो 18 से कितनी बार में जाएगा, जाएगा नहीं, 3 से जाएंगे दोनों। तो 3 से अगर 45 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 × 5 रहेगा ही, और अगर 3 से 18 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। अभी भी नहीं जा रहा तो 15 का 5 से गुणा कर लेंगे, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और नीचे 6 है ही, 6 से भाग देंगे, 6 × 6 हासिल बच जाएगी 1, तो ये बनेगा 15, 6 दूनी 12, बचेगा 3 तो 0.5 आ जाएगा। तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी इसकी चाल। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान में राजभवन में जनता दरबार शुरू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे।
तो वह थे मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कमला बेनीवाल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष अशोक गहलोत सरकार के साथ कार्य किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2003। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2003। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने कब पदभार संभाला था? तो राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, 2004 में। कोमल पढ़ रही है वाक्य में रेखांकित का रूप कौन सा है? रही है, रही होगी, बात तो वर्तमान की हो रही पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो सामान्य वर्तमान काल होगा नहीं, आसन्न भूत होगा नहीं, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा क्योंकि संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा ये। मोहन पढ़ रहा है वाक्य का संबंध किस काल से है? पढ़ रहा है ये तात्कालिक यानी अपूर्ण, क्योंकि अपूर्ण है नहीं तो यहाँ तात्कालिक लगा लेंगे। कार्य हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, मोहन पढ़ रहा है, ये अपूर्ण का ही नाम होता है, अपूर्ण वर्तमान काल का ही एक दूसरा नाम होता है तात्कालिक वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। 58 हो गया दोस्तों। आज इस पार्ट में भी 60 तक प्रश्न ही करेंगे, बाकी दूसरे पार्ट में करेंगे। तो अगला प्रश्न है, सिर पर भूत सवार हो जाने का भावार्थ है धुन सवार हो जाना। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे जिन्होंने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल निभाया और किस सरकार के समय नियुक्त किए गए थे? तो वह है दोस्तों मेहता, BS मेहता हैं, BS मेहता। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में ये लड़ रहे थे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए इसको यहीं अंत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।